गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नवीन सर आप लोगों को अभी जो है प्रत्येक दिन एक नए वीडियो जो है मैथमेटिक्स के बीएससी क्लास के लिए मैं डाल रहा हूं। उसी के क्रम में आज मैं आप लोगों को थ्योरी ऑफ इक्वेशन मैं आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ही टॉपिक है बीएससी सेमेस्टर 3 के, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और ये थ्योरम का नाम है वो है रॉल्स का थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम जो चैप्टर है आप लोगों का सेमेस्टर 3 के बुक में, उसी में थ्योरम जो है रॉल्स का थ्योरम काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। और इस थ्योरम को आप लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिए और इसे बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये थ्योरम जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इससे बहुत सारी चीज़ें निकल करके आई हैं। मीन वैल्यू थ्योरम हो, रॉल्स थ्योरम हो, ये सब जो है एक प्रकार से स्तंभ बन गए हमारे आगे के मैथमेटिक्स के रिवॉल्यूशन में। आप लोगों को जानकर अच्छा लगेगा कि ये मीन वैल्यू थ्योरम और रॉल्स का थ्योरम हमारे जो एप्लीकेशंस होता है डेरिवेटिव्स का, उसमें काफ़ी यूज़फुल है। और हम लोग इसके माध्यम से बहुत सारी और डेरिवेटिव्स को सीख सकते हैं, इसके थ्योरम्स को जान सकते हैं, जैसे टेलर्स का थ्योरम, मैक्लॉरिन का थ्योरम, बहुत सारे थ्योरम्स और भी हैं। आगे चल करके आप लोग इंटीग्रेशन में भी इसका यूज़ समझ में आएगा। तो आप लोग बहुत अच्छी प्रकार से अगर इसे नहीं सीखते हैं तो आगे चल करके सेमेस्टरों में आपको काफ़ी दिक्कत होगी। तो मैं आप लोगों को जो बेसिक बातें हैं और उसके ऊपर में जो थ्योरम का कैसे प्रूविंग है वो सिखाऊंगा। आप लोग इसको देखिए ध्यान से और समझिए कि थ्योरम है क्या और थ्योरम कहता मतलब क्या है इस थ्योरम का। आप लोग अगर थ्योरम्स को सही तरीके से नहीं समझेंगे तो शायद आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल्स बनाने में प्रॉब्लम्स हो। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होगा तो इसके लिए थ्योरम को जानना ही होगा अच्छी तरह से। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं रॉल्स का थ्योरम। तो रॉल्स का जो थ्योरम है काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है। तो रॉल्स थ्योरम आपको कहता क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रॉल्स थ्योरम स्टेट्स इफ ए फंक्शन defined on interval AB and it poses precondition number 1, fx should be continuous on closed interval AB. Condition 2, fx is derivable on open interval AB. And the third condition, fa equal to fb. Then there exists a point other than A and B. Point C belongs to open interval AB such that fa f dash c equal to 0। तो ये थ्योरम जो है हमारा कहता है कि अगर कोई फंक्शन है जो ए बी इंटरवल में डिफाइन किया गया हो और वो पोजेस करता हो 3 कंडीशंस को, जैसे कि उसे कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। अगर वो डिफाइन है ए बी इंटरवल में तो नो डाउट कि वो कंटिन्यूअस होगा ही। और एफ एक्स इज डेरिवेबल, कहने का मतलब है कि ओपन इंटरवल ए बी यानी ए और बी को छोड़कर बाकी बीच के जितने भी इसके नंबर्स होंगे, चाहे जो भी वहाँ पर आपके वैल्यूज होंगे, सब पर उसका डेरिवेशन होना चाहिए, यानी कि डिफरेंशिएशन करने के बाद एक रियल वैल्यू प्राप्त होना चाहिए। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि हर पॉइंट ए और बी को छोड़ करके जो कर्व पर वैल्यू होंगे उस पॉइंट का, वहाँ से एक टेंजेंट गुजरना चाहिए। और तीसरी बात है कि आपका एक्सट्रीम पॉइंट ए और बी जो है वो लास्ट पॉइंट का जो वैल्यू होगा फंक्शन का सेम होना चाहिए। तब जा करके हम लोग देखेंगे क्या कि उसी इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसको हम सी नाम से दिखा रहे हैं।
जहां पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव दैट मीन्स कि उसका जो डिफरेंशिएशन करने से जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। या ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा टेंजेंट होगा उस ए और बी अगर हम लोग 2 पॉइंट लें और इसका ये मान कर चले कि दोनों का हाइट सेम हो, तो इसमें सी एक पॉइंट ऐसा आएगा इस ए बी के बीच में जहां पर कर्व पर जो टेंजेंट होगा वो एकदम पैरेलल एक्स एक्सिस का होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो समझना चाहिए कि स्टेटमेंट कहता क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि रोल्स का थ्योरम जो है वो कहता क्या है। तो रोल्स का थ्योरम का मीनिंग ये है कि अगर कोई भी फंक्शन हमारा इंटरवल ए बी में डिफाइन है तो उसे उसी इंटरवल में उसको कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी उसका ग्राफ जब ट्रेस करे तो कहीं वो ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए। और एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ए बी, इसका ये मतलब हुआ कि हर पॉइंट ए और बी को छोड़कर अगर हम टेंजेंट का स्लोप निकालें तो उस फंक्शन का कर्व पर टेंजेंट का स्लोप निकलना चाहिए या हर पॉइंट से टेंजेंट गुजरना चाहिए। तीसरी बात, एफ ए और एफ बी यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पर उस फंक्शन का वैल्यू सेम होना चाहिए। तब हम लोगों के पास एक कंडीशन, एक क्या चीज सामने मिलेगा कि हमें उस ए और बी के बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से जो कर्व पर वो वैल्यू दे रहा होगा सी, तो उस जगह से हम जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो एकदम एक्स एक्सिस का पैरेलल जाएगा, यानी कि एफ डैश सी का मान 0 होगा। तो ये था रोल्स के थ्योरम का डेफिनेशन या उसका स्टेटमेंट हम कह सकते हैं। अब हम लोग इसकी प्रूविंग के बारे में जानेंगे कि ये कैसे प्रूव किया जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका प्रूविंग समझा देता हूं कि आखिर में एफ डैश सी 0 क्यों होगा। तो इसके पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी फंक्शन है, अगर उसका ग्राफ आप ट्रेस करते हो तो उस ग्राफ में ये जरूर आपको देखने को मिलेगा कि वो ग्राफ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मैं ड्रॉ करूं तो जरूर एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू को अटेन करेगा। अगर हर जगह एक जैसा वैल्यू ही प्राप्त करता है तब हम तो कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। और अगर वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है तो नो डाउट कि उसका ग्राफ जो भी होगा वो एक दिए हुए इंटरवल में एक मैक्सिमम और एक मिनिमम वैल्यू को जरूर प्राप्त करेगा। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है, सपोज कर लेते हैं, सपोज जो हमारा फंक्शन एफ एक्स हैज एफ एक्स पोजेसेस ए ग्राफ तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है वो एक ग्राफ को पोजेस करेगा उस इंटरवल में ए और बी इंटरवल में। तो अगर हम इसकी बात करें अगर वो ग्राफ हमारा पोजेस करता है एफ एक्स, तो सपोज कर लेते हैं कि ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। तो और मैं ये भी मान कर चल रहा हूँ कि एफ ए, ये जो फंक्शन का जो पॉइंट ए है वहाँ पर आपका फंक्शन एफ ए में जो वैल्यू आएगा और एफ बी में जो वैल्यू आएगा वो सेम होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। अब हमें ये साबित करके दिखाना है कि एफ डैश सी ऑलवेज 0 क्यों होगा। तो सपोज कर लेते हैं हम लोग, लेट एफ एक्स attains GLB and LUB in the interval AB। हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो एक ग्रेटेस्ट लोअर वैल्यू यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कह सकते हैं और लीस्ट अपर बाउंड, तो ये दो प्रकार के वैल्यू को प्राप्त करता है। जैसे कि GLB को हम लोग स्मॉल m कह सकते हैं, LUB को ग्रेटर m के नाम से भी जान सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि A से B में अगर हम फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं हर एक पॉइंट पर, तो इस फंक्शन में एक जगह कहीं ना कहीं हमें सबसे बड़ा मान मिलेगा और सबसे छोटा मान भी मिल सकता है। तो अगर हम लोग GLB को और LUB को अगर हम
लेकर के चलते हैं कि ये फंक्शन अटेंड करता है हमारा एक इंटरवल में, तो ए बी इंटरवल के अंतर्गत। तो अब हम लोगों को ये देखना होगा कि अगर जो सबसे ऊपर का मान है जिसको हम m कह सकते हैं, वो m पर से जो टेंजेंट गुजरेगा वो हमेशा x एक्सिस का पैरेलल होगा। इसे हम लोगों को साबित करना है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है, ग्राफ को देखने से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने माना है GLB को m और LUB को m, तो हम किस साफ शब्द में इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा m है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल m होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से हमेशा छोटा होता है और लीस्ट अपर बाउंड हमेशा बड़ा होता है। अब हम लोगों को ये भी समझ में आ गया कि m जो है सबसे छोटा मान होगा और fx और उससे बड़ा मान m होगा, यानी कि इस इंटरवल में सबसे बड़ा मान m है और सबसे छोटा मान स्मॉल m है। तो बाकी सारे मान जो होंगे वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में ही होंगे। अब हम लोग के पास पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है कि स्मॉल m और कैपिटल M बराबर भी हो सकते हैं या स्मॉल m और कैपिटल M बराबर नहीं भी हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले बराबर वाले केस को लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि बराबर वाले केस में हमारा क्या आता है डेरिवेटिव। तो जैसा कि केस 1 मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास जो फंक्शन है अगर वो GLB और LUB को अटेंड कर रहा है इंटरवल में, तो जो हमारा LUB होगा वो हमेशा बड़ा आएगा इससे, तो GLB से यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से। और हमें ये भी समझ में आ गया कि जो m स्मॉल m और कैपिटल M है उसी के बीच में फंक्शन का सारा वैल्यू आता रहेगा। अब हम लोग केस 1 और केस 2 इसमें बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक समस्या ये खड़ी हो सकती है कि हो सकता है कि fx m के बराबर हो जाए और fx m के भी बराबर, तो दोनों बराबर भी हो सकते हैं, या फिर ये दोनों डिफरेंट होंगे तो बराबर नहीं होंगे दोनों का दोनों, स्मॉल m और कैपिटल M। तब हम लोग फर्स्ट केस जो है इसको लेकर के चलेंगे कि बराबर का केस मान करके कि चले हम लोग उसको मान लेते हैं कि वो बराबर है। अब हम लोग कैसे इसको प्रूव करना है इसके लिए मैं आप लोग को बतलाता हूँ, इसको आप लोग देखें। चलिए बच्चों, मैं इसे मिटा रहा हूं, आप लोगों को केस वाइज प्रूव करके दिखाता हूं। सबसे पहला केस मेरा है केस 1। सपोज m इक्वल टू m, तो इसका मतलब है कि स्मॉल m और कैपिटल M अगर बराबर है तो जितने भी पॉइंट्स हम लोग लेंगे तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड अगर बराबर हो गया तो इसका मतलब है कि हर पॉइंट पर हमारा वैल्यू जो है फंक्शन का सेम आने वाला है। तो इस हालात में हमारा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं f a इक्वल f b इक्वल m और कैपिटल M, दोनों m के बराबर वो चला जाएगा। पहले मैं इसको मान लेता हूँ। मान लीजिए कि ये जो मैक्सिमम मान है वो आपका और मिनिमम मान अलग अलग पॉइंट पे, मान लीजिए कि अल्फा पर स्मॉल m है और बीटा पॉइंट पर हमारा मान लेते हैं कैपिटल M है। और जब दोनों बराबर हैं और पहले से मेरे पास fa और fb बराबर दिया हुआ है पहले से ही, और इसके बीच में अगर ये दो वैल्यू सेम अगर हमारे पास मौजूद हैं तो कंक्लूजन क्या निकलेगा कि fa f अल्फा के बराबर हो जाएगा और f अल्फा f बीटा के बराबर हो जाएगा और f बीटा f b के बराबर हो जाएगा। क्योंकि कभी ऐसा संभव ही नहीं हो पाएगा कि ये दोनों को मैं बराबर लेके चल रहा हूँ और ये दोनों वैल्यू अगर मेरा सेम है
तो हम लोगों को अपर और लोअर की बात हो रही है, तो अपर और लोअर अगर सेम हो जाता है तो इस हालात में हम कह सकते हैं कि एम इस जगह पर तो होगा नहीं, या तो स्मॉल एम अगर यहाँ है और कैपिटल एम यहाँ हो तो कभी बराबर नहीं होंगे। अगर बराबर हैं दोनों कैपिटल एम और स्मॉल एम तो ये दोनों एक ही सीधे में आ सकते हैं। अब रह गया कि जब ये एक सीधे में आ जाएंगे तो फिर ये वाला हिस्सा छूट जाएगा। तो अपर बॉन्ड अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और लोअर बॉन्ड यहाँ ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ, और दोनों को बराबर ले रहा हूँ तो बीच में ये पार्ट होगा ही नहीं, क्योंकि फिर एक तो बड़ा मान बीच में रह जाता है। तो अब क्या होगा कि ऐसा कोई कंडीशन एराइज कर सकता है कि स्मॉल एम और कैपिटल एम बराबर भी हो और बीच में कोई ग्राफ बना हो, तो ऐसे ग्राफ की हम कल्पना कर सकते हैं। तो वो सिर्फ इस तरह के वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, यानी सीधा ग्राफ होगा तभी। तो इस तरह से बच्चों यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा fx जो है fx इज कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पर जो बराबर लिखा था और उसको बराबर इसलिए मैंने बताया कि अगर ये दोनों बराबर है और ये अगर लोअर बॉन्ड जो हमारा m है तो उससे नीचे कोई मान हो नहीं सकता है। तो fa अगर हमारा सब m से छोटा होगा तो फिर स्मॉल m हमारा लोअर बॉन्ड या लोअर बॉन्ड का मान नहीं कहलाएगा। तो इस हालात में हम m को यहाँ रखें और fa को यहाँ रखें तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तब इस हालात में क्या होगा कि fa और आपका जो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है वो फिर अलग अलग हो जाएंगे, तो फिर हम m को ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड कहेंगे तो ये कहना गलत हो जाएगा। तो m अगर सबसे लोएस्ट अगर है हमारा वैल्यू उस इंटरवल में तो ये यहाँ पर कभी हो ही नहीं सकता और fa नीचे उसका कभी हो ही नहीं सकता। जब होंगे तो ये बराबर के स्थान पर हो सकते हैं, और अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो बीच का ये हिस्सा नहीं हो सकता है। तो उस हालात में m और m एक बराबर अगर हैं तो बीच वाला हिस्सा होगा ही नहीं, तो ऐसा कर्व बनेगा ही नहीं। अब रह गया कि FB और FA पहले से बराबर था, तो और वो m उस सबसे ग्रेटेस्ट बॉन्ड हम कह रहे हैं और FB उससे नीचे है और उससे भी सबसे निचले का मान हमारा m माना जाता है स्मॉल m। तो हम इस हालात में FB को m से नीचे का कह भी नहीं सकते हैं। तब ये सब के सब एक बराबर हो जाएंगे और उस हालात में फंक्शन हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। अगर समझ में आया हो बच्चों तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आप लोगों को लोअर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट अपर बॉन्ड, लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड के बारे में थोड़ा समझना चाहिए बढ़िया से। तो केस 1 से ये साबित होता है कि fx कांस्टेंट है एंड वी नो f डैश x इज 0 फॉर कांस्टेंट फंक्शन। तो अगर हम उस इंटरवल में कोई पॉइंट c भी ले लें तो वहां पर भी हमारा जो है डेरिवेटिव 0 ही होगा। तो ये केस 1 से हो गया कि ये कैसे हमारा जब बराबर है लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड तो ये हमारा हो जाता है कांस्टेंट फंक्शन, तो f डैश 0 हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि जब m और m बराबर नहीं होंगे। तो अब जब केस 2 में हम लोग आते हैं, केस 2 में कि when least upper bond does not equal to greatest lower bond, तो इस हालात में हमें जो भी पॉइंट होगा जहां पर हमारा ये फंक्शन अटेन करता होगा ग्रेटेस्ट को, उसको हम अल्फा का नाम स्मॉल m के लिए अल्फा ले लेते हैं और बीटा ले लेते हैं हम लोग कैपिटल M के लिए। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि दो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू है और FA और FB तो पहले से हमारा बराबर दिया हुआ है, ये भी हमें पता रखना है। तो अब हम लोग को ये देखना है कि जब बराबर नहीं है लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड तो उस हालात में हमारा जो है f डैश 0 कैसे आएगा। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है, अगर मैं कोई भी पॉइंट लूँ C तो इसके इर्द गिर्द C प्लस H होगा और C माइनस H होगा एक छोटा सा नेबरहुड में। अब जैसे कि हमें मालूम है कि m सबसे बड़ा वैल्यू है LUB है और ये GLB है। तो जब इस पूरे इंटरवल में A और B इंटरवल में हमारा जो है इस कैपिटल M को मैंने मान रखा है LUB, तो कोई भी अगर फंक्शन का वैल्यू होगा, मान लीजिए कि C प्लस H का ही मान निकाला जाए,
तो वो सी प्लस एच जो होगा वो लेस देन इक्वल टू एफ सी हो सकता है। एफ सी मतलब हम लोग यहाँ पर मान ले रहे हैं ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड के लिए। तो अभी हम लोग जो बीटा और अल्फा बोले थे उसके जगह पर हम यहाँ सी ले ले और एफ सी का मतलब मान लेते हैं कैपिटल, क्योंकि हमने यहाँ सी माइनस एच और सी प्लस एच बना दिया है इंटरवल को। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा का नाम नहीं चलेगा, यहाँ पर जब भी यूज करेंगे तो सी को ही यूज करेंगे। अब हम देखेंगे क्या कि इस इंटरवल में जहां पर भी हम फंक्शन का मान निकालेंगे वो एफ सी से छोटा ही आएगा, और क्योंकि एफ सी हमारा सबसे लीस्ट अपर बॉन्ड है। अब यहाँ पर एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। और अगर हम लोग इसको एच से डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो ये हमारा एफ डैश सी हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, एक केस बनेगा। अब जैसा कि आपको मालूम है कि स्मॉल एम जीएलबी है यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो इस इंटरवल में जो भी मान हम लेंगे सी माइनस एच वो बड़ा होता रहेगा किससे, एफ सी से, क्योंकि एफ सी हमारा जो है स्मॉल एम के रूप में हम मान करके चल रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पर एल यू बी से प्रूव करना चाहें तो एल यू बी से प्रूव कर सकते हैं, तो पहले हम एल यू बी से ही प्रूव करेंगे। तो हम लोगों ने पहले एफ सी को कैपिटल एम माना है, तो एफ सी माइनस एच भी तो हमेशा छोटा ही होगा एफ सी से, क्योंकि एफ सी हमारा कैपिटल एम है। अब इस हालात में एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों तरफ अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस एच से डिवाइड कर दे, सॉरी, सी माइनस एच माइनस एफ सी बाई माइनस एच, तो ये माउथ कुछ इस तरह से घूम जाएगा। अब रह जाता है सवाल कि अगर ये लेस देन 0 था, अब माइनस से डिवाइड किए माइनस एच से, तो इधर वाला हिस्सा बड़ा हो जाएगा। और इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये एफ डैश सी ही होता लेफ्ट डेरिवेटिव, और ये आपका होता था राइट डेरिवेटिव, और ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अगर हम इस इंटरवल में अगर लीस्ट अपर बॉन्ड को पहले से डिसाइड कर ले कि वो उसमें प्राप्त करता ही है, क्योंकि हम लोगों को ए और बी तो पहले से ही पता है कि दोनों पर सेम रिजल्ट है फंक्शन का। इसके अलावा हम लोग मान लेते हैं कि सबसे बड़ा मान जो है सी पर प्राप्त करता है हमारा ये फंक्शन, तो कोई भी वैल्यू इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, इससे छोटा ही पड़ेगा कैपिटल एम से, जो मैंने यहाँ लिखा था। अब रह गया कि ये और ये दोनों, एक बार ये लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, ये एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दिस कैन बी पॉसिबल, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं कि एक बार एफ डैश सी लेस देन इक्वल टू 0 और एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। It can be possible only कहने का मतलब है कि एक बार लेस देन इक्वल टू 0 और एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, इससे कंक्लूजन निकल रहा है कि ये हमेशा एफ डैश सी क्या है, 0 है, क्योंकि एक ही समय में एफ डैश सी जो छोटा होगा 0 से और एक उसी समय वो बड़ा हो 0 से संभव नहीं है। तो जब मैंने देखा यहाँ पर क्या कि स्मॉल कैपिटल एम के रूप में जब हमने एक केस को लिया कैपिटल एम को, और उस हालात में जब हम लोग बना रहे हैं तो हमारा एफ डैश सी 0 आ रहा है। अगर हम लोग स्मॉल एम को लेकर के चले तो इसी प्रकार हम उसको भी प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली अगर एफ सी पर हमारा मान लेते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट मान है फंक्शन का, तो इसके इंटरवल में एफ सी माइनस एच और एफ सी प्लस एच जो भी वैल्यू हम लोग लेंगे ये दोनों का दोनों मान इससे बड़ा ही होगा, क्योंकि वो तो जीएलबी है सबसे छोटा मान, और उस इंटरवल का सबसे छोटा मान अगर सी पर है तो सी के आगे पीछे किधर का भी मान निकाला जाए तो वो उससे ज़्यादा ही आएगा। तो एफ सी माइनस एच जो होगा वो ग्रेटर देन आपका एफ सी हो जाएगा। तो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस एच से अगर हम इसको डिवाइड कर दें माइनस एच से तो लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो इससे हमें मिल जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0। अगेन अगर हम लोग ले एफ सी प्लस एच
तो C प्लस एच भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, एफ सी। अब यहाँ पर एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी ग्रेटर देन जीरो, इसको भी अगर एच से डिवाइड कर दिया जाए दोनों तरफ तो हमें मिल जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि एफ डैश सी एक ही समय में ग्रेटर देन भी हो रहा है और लेस देन भी हो रहा है, जो कि संभव नहीं है। वो जब संभव होगा एफ डैश सी जीरो होने पे। तो रॉल्स का थ्योरम जो है कि हर तरह से सत्य है और इसकी जो प्रूविंग है वो वेरीफाइड भी करती है कि अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है और उस फंक्शन में अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस रहता है उस इंटरवल में, और उसके बाद अगर हम लोग उसको कांस्टेंट भी बनाकर चलते हैं तब भी हमारा रोल्स का थ्योरम वेरीफाइड हो जाता है। अगर वो कांस्टेंट नहीं भी है तब भी हमारा रोल्स का थ्योरम वेरीफाइड हो जाता है। यानी रोल्स का थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके लिए डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए, और आप लोग इसको बढ़िया से समझें और इस पर थोड़ा अपना भी दिमाग से समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर चीज़ टीचर के माध्यम से समझने से आपका दिमाग उतना तेज नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग खुद अपना भी दिमाग का इस्तेमाल करें और इसके सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ें, उसके प्रूविंग्स को पढ़ें। मैंने तो सिर्फ आप लोगों की मदद की है समझने में, आप लोग इसको अपने तरीके से समझें, देखें। आपको किसी भी तरह की दिक्कतें होती हैं तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट दें, ताकि मैं उसको आपको सुधार कर आपका मैथमेटिक्स का जो स्तर है उसका लेवल ऊंचा कर सकूं। थैंक यू बच्चों, मेरे वीडियो देखने के लिए। आप लोगों का सहयोग इसी तरह मिलता रहेगा तो मैं और वीडियो जानूंगा। ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो कारवां लंबा है। थैंक यू बच्चों।